आप सभी का। मैं हूं आपका जीव विज्ञान शिक्षक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एक्सपर्ट। हम लोग बात कर रहे थे जेनेटिक डिसीज की और जेनेटिक डिसीज में इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या है, यह किन कारणों से होता है, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, वास्तव में इसके लक्षण क्या क्या होते हैं और ये किस प्रकार से इस रोग से पीड़ित जो व्यक्ति होता है वो अपना जीवन जीता है, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड डिसीज है। ध्यान रखिएगा, अभी तक हमने जो ऑटोसोम है, ऑटोसोम से रिलेटेड जेनेटिक डिसीज की बात की थी। आज हम बात करते हैं सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड डिसीज की। आपको मालूम है कि मनुष्य में जो लिंग गुणसूत्र हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक्स गुणसूत्र और वाई गुणसूत्र। ठीक है ना। तो सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड यह डिसीज है। यहां पर एक बात ध्यान में रखना है कि यह डिसीज जनरली अनुवांशिक नहीं होती है। यह अनुवांशिक नहीं होती है बल्कि कॉन्सेप्शन के पश्चात, ठीक है, कॉन्सेप्शन के पश्चात अचानक जेनेटिक एरर आ जाने के कारण यह डिसीज उत्पन्न होती है। ठीक है, यहां पर आप जरा देखें क्या है भाई ये जेनेटिक डिसीज। जेनेटिक कंडीशन, जेनेटिक कंडीशन इन विच अ मेल इज बोर्न with an extra copy of the X chromosome। यह एक ऐसी जेनेटिक अवस्था है जिसमें पुरुष एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र के साथ जन्म लेता है। अर्थात जो लिंग गुणसूत्र होते हैं, लिंग गुणसूत्र में जो एक्स गुणसूत्र होता है, जब एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र उपस्थित होता है तब इस डिसीज को क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की जो खोज है ये हैरी क्लाइनफेल्टर के द्वारा की गई थी, है ना। हैरी क्लाइनफेल्टर के द्वारा 1940 में इस रोग की, इस स्थिति की खोज की गई थी। इस कारण से इसको क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम नाम दिया गया है। सन 1956 में जो एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम है इसकी पहचान की गई थी। ठीक है, एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम की पहचान कब की गई? 1956 में की गई थी। चलिए अगर हम बात करें तो जनरली क्या होता है, इस प्रकार के डिसीज से जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसमें 2n = 47 पाया जाता है। 2n कितना होना चाहिए था भाई? 2n = 46 होना चाहिए था। लेकिन इस रोग से पीड़ित व्यक्ति जो है वो कैसा है? 2n = 47 होता है। अर्थात यह सेक्स क्रोमोसोम ट्राइसोमी के कारण उत्पन्न होने वाली डिजीज है। जनरली इसको हम 44 + XXY कहते हैं। यहां पर ध्यान रखिए कि इसको अतिरिक्त किस नाम से जाना जाता है? 44A + XXY, अर्थात 44 ऑटोसोम और XY के साथ अतिरिक्त X गुणसूत्र की उपस्थिति, या इसको हम XXY सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं, या इसे क्लाइनफेल्टर रिफेनस्टेन एल्ब्राइट सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, क्लाइनफेल्टर रिफेनस्टेन एल्ब्राइट सिंड्रोम के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब जरा देखें कि इसके क्या कारण है। देखिए जनरली इस रोग का जो कारण है वो गैर जरूरी विसंयोजन होता है। जनरली जितने भी सिंड्रोम्स होते हैं उन सिंड्रोम्स के कारण लगभग सेम होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये चूंकि जेनेटिकली पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला रोग नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यह रोग जो है वो गैर जरूरी विसंयोजन के कारण होता है, नॉन अननेसेसरी रिकॉम्बिनेशन के कारण होता है। देखिए जनरली इसको अगर आप देखें, समझे हम, तो एक महिला ले रहे हैं जो कि नॉर्मल फीमेल है, 44 + XX। ठीक है, जब oogenesis की प्रक्रिया होती है, ठीक है, oogenesis की प्रक्रिया होती है तो सबसे पहले कौन सा होगा भाई? मियोसिस फर्स्ट। और जब मियोसिस फर्स्ट की प्रक्रिया होगी तब यहां पर दो प्रकार की कोशिकाएं बनेगी।
ठीक है, दो प्रकार की कोशिकाएं बनेंगी, इनमें से एक कोशिका छोटे आकार की होगी, एक कोशिका बड़े आकार की होगी। जो बड़े आकार की जो कोशिका होती है जिसको जनरली हम oocytes कहते हैं, और छोटे आकार की जो कोशिका होती है उसको पोलर बॉडी कहते हैं। तो यहाँ पर चूंकि गुणसूत्रों का अननेसेसरी रिकॉम्बिनेशन, अननेसेसरी जो है वो विसंयोजन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो छोटी कोशिका है उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 22 प्लस 0, अर्थात 22 ऑटोसोम्स तो आ गए, लेकिन सेक्स क्रोमोसोम इसमें नहीं आ पाया। कुछ समय बाद ये पोलर बॉडी कैसी हो गई, विलुप्त हो जाती है। अब जो दूसरी oocyte कोशिका बनी है उसमें क्या हो गया, 22 ऑटोसोम प्लस एक्स एक्स, एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र आ गया। अब भाई यही कोशिका जब मियोसिस सेकेंड के अंतर्गत आती है, ठीक है, मियोसिस सेकेंड के अंतर्गत आती है। अब आपको मालूम है कि मियोसिस सेकेंड क्या है, एक प्रकार का समसूत्री विभाजन है। तो इससे बनने वाली दो कोशिकाएं होती है, एक कोशिका छोटी होती है जो पोलर बॉडी कहलाती है, और इनमें गुणसूत्रों की संख्या कैसी होगी, अपने जनक के बराबर होगी, अर्थात 22 प्लस XX। अर्थात यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या हो गई 24। वहीं पर जो एक कोशिका जो बनती है इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या अपने जनक के बराबर होगी, मतलब 22 प्लस XX। अर्थात ये एक ऐसा एग है जिसमें एक अतिरिक्त X गुणसूत्र पाया जाता है। अर्थात यहाँ पर होना क्या चाहिए था, 22 प्लस X होना चाहिए था, है ना, लेकिन यहाँ पर हो क्या गया है, 22 प्लस XX, एक अतिरिक्त जो है X गुणसूत्र यहाँ पर उपस्थित हो गया। जब इस एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम वाले एक का फर्टिलाइजेशन एक नॉर्मल स्पर्म के साथ होता है, तब जो जायगोट बनता है उनमें गुणसूत्रों की संख्या जो है वो 47 हो जाती है। अब 47 कैसी हो गई, यहाँ पर देखिए 22 ऑटोसोम यहाँ से और 22 ऑटोसोम फीमेल एग से, 22 ऑटोसोम कहां से, स्पर्म से, तो 44 ऑटोसोम हो गए। लेकिन एक्स गुणसूत्र की बात करें तो फीमेल से 2 एक्स गुणसूत्र और स्पर्म से एक वाई गुणसूत्र, मतलब 3, 44 और 3 47 गुणसूत्र उपस्थित हो गए। अर्थात ये जो जायगोट है ये डेवलप होकर जिस व्यक्ति का निर्माण करेगा वह व्यक्ति क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के द्वारा पीड़ित होगा, ठीक है। अब इस रोग से पीड़ित जो व्यक्ति होता है इसमें कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं, उन लक्षणों की हम बात कर लें। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति स्टेराइल मेल होता है। आपको मालूम है कि इस रोग से जो पीड़ित व्यक्ति है वो बंध्य पुरुष होता है ना। इसका जो शरीर है कमजोर, वो मांसपेशियां कम विकसित होती है। जनरली युवावस्था के बाद इसका शरीर लंबा होने लग जाता है, ठीक है, इसका शरीर सामान्य से थोड़ा लंबा होता है। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है कि इस रोग से पीड़ित जो व्यक्ति होता है उसमें दाढ़ी मूछ बहुत कम आते हैं, दाढ़ी मूछ का उनमें अभाव होता है। तीसरी महत्वपूर्ण लक्षण, इन पुरुषों में ब्रेस्ट डेवलपमेंट होना शुरू हो जाते हैं, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब है कि चूंकि एक्स्ट्रा एक्स भाई एक्स वाई रहता है तो सिंपल सा पुरुष है, लेकिन जहां पर एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र आने के कारण इस पुरुष में महिलाओं के लक्षण आ जाएंगे, ठीक है। अब जब महिलाओं के समान लक्षण इसमें आ जाएंगे तो ये जो लक्षण है वो यहाँ पर दृष्टिगोचर होंगे। अब दृष्टिगोचर कौन कौन से लक्षण हो रहे हैं कि इनकी दाढ़ी मूछ बहुत कम आती, ठीक है, इनके ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाते हैं, ठीक है। इनकी जो लेग्स और आर्म्स हैं वो कैसे होते हैं, लंबे होते हैं, लॉन्ग लेग्स एंड आर्म्स। वहीं पर अगर इनकी हिप्स की बात करें तो ये वाइड हो जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन शोल्डर की बात करें तो जनरली पुरुष के जो शोल्डर्स होते हैं वो चौड़े होते हैं, लेकिन इनके जो शोल्डर्स हैं, कंधे जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, नैरो हो जाते हैं, सकरे हो जाते हैं। इसके अलावा इनके जो टेस्टिस है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, इनका जो साइज है वो कैसा हो जाता है, छोटा हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा शरीर पर बहुत ही कम बाल पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा इन सारे लक्षणों में 2 लक्षण कॉमन है। सबसे पहला है हाइपोगोनेडिज्म पाया जाता है, अर्थात इनमें जो टेस्टिस है या अन्य रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है या रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स है ये कम डेवलपमेंट होता है इनका, और इसी कंडीशन को कहा जाता है हाइपोगोनेडिज्म। या एक और कंडीशन देखें, गायनेकोमेस्टिया। गायनेकोमेस्टिया अर्थात फीमेल कैरेक्टर्स का विकसित होना ही गायनेकोमेस्टिया कहलाता है, जैसे कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट का होना, दाढ़ी मूछ बहुत कम आना,
ठीक है, वाइड एप्स का होना, लॉन्ग लेग्स एंड आर्म्स का होना, ये फीमेल कैरेक्टर को शो करते हैं। जनरली क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है एक कॉमन जेनेटिक डिजीज है और हर 5,000 में से एक बच्चा जो है इस रोग से पीड़ित होता है। तो उम्मीद करूंगा कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।